हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हम लोग अपनी इंडियन पॉलिटी मतलब कि भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कर रहे हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग महत्वपूर्ण जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो हमारे एग्ज़ाम हो चुके हैं उसमें पूछे गए जितने प्रश्न हैं हम लोग उनको इस वीडियो में और इन प्रैक्टिस सेट्स में क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लेना है और यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी भी है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ फाइल के लिंक में क्लिक करके पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 4 शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, पंचायती राज किस विचारधारा पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए हमारा जनता की सरकार में भागीदारी, ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण क्षेत्रों की जनता में राजनीतिक चेतना का विकास, या फिर ऑप्शन नंबर सी हमारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी सामुदायिक सहयोग तथा विकास। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर हमारा आधारित है पंचायती राज की जो विचारधारा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा है। इसमें हमारा पूछा गया है कि किस राज्य ने अभी तक पंचायत राज व्यवस्था को लागू नहीं किया है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा केरल, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी है हमारा नागालैंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी आसाम। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड राज्य ने अभी तक अपनी पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं किया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्न में से किस संघीय क्षेत्र में 2 स्तरीय पंचायती राज हैं? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी दमन व दीव, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा दादर तथा नगर हवेली। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर डी, दादर एवं नगर हवेली में जो ये संघीय क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरी है, इसमें 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में पंचायत समितियां किस स्तर पर पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए ग्राम, ऑप्शन नंबर बी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर सी है जिला, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए बी, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियां पाई जाती हैं भारत में। अगला प्रश्न है, अब प्रश्न नंबर 5वां है। इसमें हमारा यह पूछा गया है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 52वें, ऑप्शन नंबर बी 56वें, ऑप्शन नंबर सी 74वें, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा 76वें। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर सी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर 6 है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी है 9, ऑप्शन नंबर सी 10, या फिर ऑप्शन नंबर डी 12। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा वर्तमान में जो संविधान में अनुसूचियां हैं वह है ऑप्शन नंबर डी 12, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था तब संविधान में केवल 8 ही अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, पंचायत राज की सबसे निचली इकाई कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर बी पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर सी जिला परिषद, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर हमारा ए ग्राम पंचायत। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्योंकि पंचायत राज की सबसे निचली इकाई हमारी ग्राम पंचायत ही है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8 है, संविधान की 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? ऑप्शन नंबर ए 48वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी 52वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा 54वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें कि दल बदल संबंधी बातें कही गई हैं। प्रश्न नंबर 9 है, भारत का संविधान हिंदी को ऑप्शन नंबर ए संघ की सरकारी भाषा घोषित करता है, ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकारों के बीच पत्र व्यवहार की भाषा घोषित करता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा भारत की राष्ट्रीय भाषा घोषित करता है, या फिर ऑप्शन नंबर हमारा डी है केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच पत्र व्यवहार की भाषा घोषित करता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह है
संघ की सरकारी भाषा घोषित करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है। इसमें पूछा गया है कि निचली फौजदारी अदालतों के शिखर पर कौन सी अदालत है। ऑप्शन नंबर ए सेशन जज की अदालत, ऑप्शन नंबर बी जिला जज की अदालत, ऑप्शन नंबर सी राज्य का उच्च न्यायालय या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए सेशन जज की अदालत निचली फौजदारी अदालतों के शिखर की अदालत है। प्रश्न नंबर हमारा 11 है। इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जिसका गठन अक्टूबर 1998 में किया गया की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है केंद्रीय रक्षा मंत्री, इसके बाद है ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय गृह मंत्री या फिर ऑप्शन नंबर डी उपसभापति। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा हमारे जो प्रधानमंत्री है वह इसकी अध्यक्षता करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है। भारत की योजनाओं के उद्देश्य का आधार क्या है। ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत की योजनाओं के उद्देश्य के आधार हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की स्वीकृति देने वाली सबसे ऊंची संस्था कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए संघीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर बी योजना आयोग, ऑप्शन नंबर हमारा सी है संसद या फिर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संघीय मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति था। ऑप्शन नंबर ए जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर बी है हमारे फजल अली, ऑप्शन नंबर सी फ़खरुद्दीन अली अहमद या फिर ऑप्शन नंबर डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है। जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ ली। ऑप्शन नंबर ए 2/10/1947, ऑप्शन नंबर बी 15/8/1947, ऑप्शन नंबर सी 26/11/1949 या फिर ऑप्शन नंबर डी 26/1/1950। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा 15/8/1947 को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शपथ ली प्रधानमंत्री पद की। प्रश्न नंबर 16 है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किए गए। ऑप्शन नंबर ए नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी जी या फिर ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई जी। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नरसिम्हा राव जी के सरकार में सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किए गए। प्रश्न नंबर 17 है। इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर बी विश्वास प्रस्ताव, इसके बाद है हमारा ऑप्शन नंबर सी आ और बा दोनों या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा विश्वास प्रस्ताव। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 18 है। इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन नंबर बी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राष्ट्रपति माना जाता है या फिर दार्शनिक राष्ट्रपति माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी या फिर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी हमारे देश के दार्शनिक राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 20 है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन नंबर ए 81, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी है 22 या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा 25। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी 25 उच्च न्यायालय वर्तमान में भारत राज्य में है। प्रश्न नंबर 21 है। निम्न में से भारत का प्रथम उच्च न्यायाधीश कौन था। ऑप्शन नंबर ए बी के मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी है पतंजलि शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी
मेहर चंद्र महाजन या फिर ऑप्शन नंबर डी हीरालाल जे कानिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हीरालाल जे कानिया जी हमारे देश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर डी है हमारा पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा की जो सदस्यों की संख्या है वह सर्वाधिक है, जो कि 404 है। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से पंचायत की आय के साधनों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर ए संपत्ति कर, ऑप्शन नंबर बी आयकर, ऑप्शन नंबर सी सरकारी अनुदान या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी आयकर से 1 भी रुपये सरकार को नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, सन 2002 में लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किस विषय पर विचार करने के लिए बुलाया गया था? ऑप्शन नंबर ए है जम्मू तथा कश्मीर राज्य को स्वतंत्रता हेतु या फिर ऑप्शन नंबर बी पोटा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा पंचायत को अधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पोटा के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, यदि नए राज्य की स्थापना की जाए तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर है हमारे ए प्रथम अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी तीसरी अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी 5वीं अनुसूची या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए प्रथम अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है? ऑप्शन नंबर ए संसदीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकार या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संसदीय व्यवस्था को संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। प्रश्न नंबर 27 है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? इस प्रश्न के हमारे जो ऑप्शंस हैं वह हैं ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी योजना आयोग, ऑप्शन नंबर सी संसद द्वारा या फिर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति के प्रति या फिर ऑप्शन नंबर डी संसद के दोनों सदनों के प्रति। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है संघीय मंत्रिपरिषद। प्रश्न नंबर 29 है, संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा उपराज्यपाल द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर सी गवर्नर द्वारा या फिर हमारा अगला है ऑप्शन नंबर डी चुनी हुई परिषद के द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी चुनी हुई परिषदों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, अब प्रश्न नंबर 30 है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? ऑप्शन नंबर ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन नंबर सी हमारा प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संसद मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जा सकती है? ऑप्शन नंबर हमारा है ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है संसद की अनुमति से या फिर ऑप्शन नंबर डी है विधानसभा की अनुमति से। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी संसद की अनुमति से किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 है हमारा, यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा का उपाध्यक्ष या फिर ऑप्शन नंबर डी संसद का वरिष्ठतम सदस्य। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा का उपाध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है जब हमारे माननीय सभापति मतलब कि लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित होते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 33 है। इसमें पूछा गया कि भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष तक, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री की इच्छा पर। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति की इच्छा पर जो महान्यायवादी होता है, जिसका पद अनुच्छेद 76 में दिया गया है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण कर सकता है। प्रश्न नंबर 34 है, निम्न में से किस राज्य का एक अलग संविधान है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जम्मू तथा कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर राज्य का अभी तक एक अलग संविधान था, लेकिन अभी वर्तमान में 31 अक्टूबर 2019 से मोदी जी ने धारा 370 को हटा दिया है। तो इस वजह से अब जम्मू कश्मीर भी हमारा एक भारतीय राज्य में शामिल किया जा चुका है। प्रश्न नंबर 35 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 369, या फिर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 370, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 371, या फिर अगला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था, लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद 370 को अब हटा दिया गया। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 36 है, जम्मू और कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1952, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1952, या फिर ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1957। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर का संविधान है वह लागू किया गया था 26 जनवरी 1957, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 है, जम्मू कश्मीर सरकार के अध्यक्ष को किस नाम से संबोधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी प्रीमियर, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री के नाम से संबोधित किया जाता है जम्मू कश्मीर के प्रशासक को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 है, भारत की निर्वाचन व्यवस्था किस देश की निर्वाचन व्यवस्था पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की निर्वाचन व्यवस्था पर हमारे देश की निर्वाचन व्यवस्था आधारित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 है, निम्न में से किसे मतदान का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए राज्य का नागरिक, ऑप्शन नंबर बी राज्य का कोई भी नागरिक, या फिर ऑप्शन नंबर सी राज्य के वयस्क नागरिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर सी, राज्य का जो वयस्क नागरिक होगा, जो 18 साल से ज़्यादा उम्र का होगा, वही मतदान कर सकता है। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 40 है, निम्न में से कौन सी लोकसभा को उसके समान कार्यकाल से पूर्व भंग कर नए चुनाव किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए तीसरी, ऑप्शन नंबर बी चौथी, ऑप्शन नंबर सी पाँचवीं, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी, जो चौथी लोकसभा थी हमारी, उसको भंग करके नए चुनाव कराए गए थे। प्रश्न नंबर 41 है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए। ऑप्शन नंबर ए है 1949-50, ऑप्शन नंबर बी 1950-51, ऑप्शन नंबर सी 1951-52, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1956 से 67 तक। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1951-52 में भारत में प्रथम आम चुनाव कराए गए थे। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 42 है, भारतीय नागरिक को मतदान का अधिकार किस आधार पर प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आयु के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी संपत्ति के आधार पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हुआ है ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है ये, ऑप्शन नंबर ए आयु के आधार पर भारत के जो व्यक्ति हैं उनको मतदान का अधिकार प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर 43 है, निम्न में से किस श्रेणी के व्यक्तियों को डाक द्वारा मतदान का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए सशस्त्र सेनाओं के सदस्य, ऑप्शन नंबर बी विदेश में बसे भारतीय मूल के लोग, ऑप्शन नंबर सी विदेशों में नियुक्त
विदेशी सेवा के सदस्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों को, जो ये श्रेणी के लोग हैं जो विदेश में बसे भारतीय मूल के लोग हैं, इन व्यक्तियों को डाक द्वारा मतदान का अधिकार है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 44 है, किस वर्ष में संविधान आधारित मतदान आयु 21 वर्ष को संशोधित कर 18 वर्ष किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन नंबर बी 1978, ऑप्शन नंबर सी 1981, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा 1991। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1991 में किया गया था। प्रश्न नंबर हमारा 45 है, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? ऑप्शन नंबर ए है एकात्मक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी दो दलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय व्यवस्था, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय व्यवस्था भारत में है। मतलब कि भारत में एक से ज़्यादा दल है, जैसे कि आप जानते हैं बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, सपा हो गई और बसपा हो गई जो कि मायावती की पार्टी है। तो दोस्तों इस तरह के हमारे कई क्षेत्रीय पार्टी भी हैं और कई राष्ट्रीय पार्टी भी हैं, जो कि जब भारत में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराए जाते हैं तब ये सब पार्टी भाग लेती हैं। लेकिन हमारा जो जैसे चाइना हो गया, रूस हो गया, तो इनमें केवल दो पार्टी हैं। लेकिन जैसे हमारा उत्तर कोरिया हो गया, वहाँ पर तो तानाशाही होती है, वहाँ केवल एक ही पार्टी है और किम जोंग जो कि नॉर्थ कोरिया का शासक है वही हर बार चुनाव जीत जाता है और उत्तर कोरिया का वही तानाशाह एक ही है। प्रश्न नंबर अब 46 है, सामान्यतः संसद के एक वर्ष में 3 अधिवेशन होते हैं, निम्न में से कौन सा असत्य है? ऑप्शन नंबर ए बजट सत्र, ऑप्शन नंबर बी शीतकालीन सत्र, ऑप्शन नंबर सी बसंत सत्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा मानसून सत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बसंत सत्र नाम का कोई भी सत्र भारत में आयोजित नहीं किया जाता है। प्रश्न नंबर 47 है, भारत में वामपंथियों ने विभिन्न अवसरों पर सरकार का गठन किन राज्यों में किया? ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है केरल, त्रिपुरा तथा मेघालय, ऑप्शन नंबर सी है केरल, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा, फिर ऑप्शन नंबर डी है हमारा केरल, पश्चिम बंगाल तथा मणिपुर। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी केरल, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा राज्यों में भारत में वामपंथियों ने विभिन्न अवसरों पर सरकार का गठन किया था। अगला प्रश्न अब प्रश्न नंबर 48 है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार, अगला है हमारा ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो हमारे पंचायती राज है उनको स्थापित करने का फैसला किया गया, क्योंकि जो हमारे डीपीएसपी है मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत उसमें अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की बात कही गई है। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 49 है। अगला प्रश्न है 49 है, पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए है हमारा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, और जो कि राजस्थान के एक जिले नौगढ़ जिले से पंचायती राज की व्यवस्था को लागू किया गया था हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और दोस्तों यह आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 50 है, देश में सर्वप्रथम पंचायती राज कब लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1961, ऑप्शन नंबर बी है 1959, ऑप्शन नंबर सी 1957, या फिर अगला है हमारा ऑप्शन नंबर डी 1952। तो दोस्तों हम 1952 में ऑप्शन नंबर इसमें जो हमारा है ऑप्शन नंबर बी है 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। जैसे कि आपको बताया गया है कि राजस्थान राज्य से नागौर जिले से श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था 1959 में, और इसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य में चालू की गई थी हमारी
पंचायती राज व्यवस्था। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की इंडियन पॉलिटी का। तो दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए। और यह जो आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में अभी तक हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, सब में प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं, जो कि आपके सभी प्रीवियस एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन को ध्यान से प्रश्न भी पढ़िए और उनके जो मतलब कि ऑप्शंस दिए गए हैं उनको भी पढ़ के फिर उत्तर देखा करिए और प्रयास किया करिए कि अपने मन से उत्तर बताएं। फिर मैच किया करिए कि आपने जो उत्तर बताया वह सही है या गलत। तो प्रश्न पढ़ के उत्तर का जो हमारे द्वारा आपको व्याख्या किया जाता है, मतलब उसकी डिटेल बताई जाती है, तो दोस्तों उसको भी ध्यान से सुने। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो को पूरा देखा करें बिना स्किप किए। और वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF फाइल के लिंक में क्लिक करके PDF फाइल को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सभी दोस्तों का थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।